हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। सो क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम कवर करेंगे द वर्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ के इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिए बिकॉज जो लास्ट के क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो सबसे पहले ये हमारा चैप्टर 5, आपकी जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है कावेरी, उसका चैप्टर 5 रहने वाला है। ठीक है, सो चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, सो ये हमारे चैप्टर का नाम है, बेसिकली टाइटल है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार इसका मतलब है क्या। सो द वर्ड ऑफ लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन मैंने हिंदी में ही लिखा है यहाँ पे ताकि सबको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो देखते हैं। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि दुनिया में अवसरों यानी अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। बेसिकली ये जो चैप्टर हमारे को ये सिखाता है कि दुनिया में अवसरों की यानी अपॉर्चुनिटीज़ की किसी के भी लिए भी कोई कमी नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास सच्ची सोच यानी पॉजिटिव माइंडसेट है, हम मेहनत करना जानते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस है, तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। ये अध्याय खास तौर पर युवाओं को प्रेरित करता है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये युवाओं के लिए यानी टीनेजर्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि वे अपने सपनों को सीमित ना रखें बल्कि बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करें। सो ये चैप्टर जो है कहता है कि जो टीनेजर्स हैं ये उनको ये सिखाता है कि अपने ड्रीम्स को लिमिटलेस मत समझिए, कम मत समझिए, अपने सपनों को बड़ा देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कीजिए बिकॉज एक पॉजिटिव माइंडसेट है जो आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। सो बेसिकली ये था हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसमें मुख्य संदेश यानी कि मतलब कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो देखते हैं कि अपने आप पर विश्वास रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। ओके, नेक्स्ट है असफलता से डरना नहीं है। यदि आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, फेलियर प्राप्त कर लेते हैं, तो उस चीज़ से भी आपको डरना नहीं है क्योंकि असफलता के बाद भी अगर आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आप उस चीज़ को करने में सफल हो सकते हैं। हर समस्या में एक नया अवसर छिपा होता है, यानी कि हर प्रॉब्लम में एक नया अवसर छिपा होता है। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसको अपने पास नोट करके रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर जब आप अपने एग्जाम्स के लिए रिवीजन कर रहे हो तो आप इसकी हेल्प से चैप्टर का एक क्विक रिवीजन ले सकें। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे को दे रखा है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ शीतला देवी। ठीक है, सो एक सेकेंड। So this is the picture of Sheetal Devi, a para archer who was honored with the Arjun Award in January 2024. So एक शीतल देवी हैं जिनको 2024 में अर्जुन अवार्ड से नवाजित किया गया था, इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये पिक्चर के बारे में इन्होंने क्या बताया। नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Look at the picture carefully and share your observations with your classmates and teachers. So यहाँ पे आपको पिक्चर को देखना है केयरफुली और अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखना है। ओके, सो सबसे पहले किस चीज़ के बारे में है पिक्चर वो लिखेंगे। सो द पिक्चर शोज शीतल देवी अ पैरा आर्चर। ठीक है, कि जिसकी पिक्चर थी, जिसका नाम था और वो क्या है उनके बारे में हमने लिख दिया। नेक्स्ट, शी इज एमिंग एट अ टारगेट यूजिंग अ बो एंड एरो। सो एक टारगेट को एम कर रही हैं, किसको यूज करके? तीर और कमान यानी बो एंड एरो को यूज करके। ठीक है, शी इज यूजिंग हर फीट इंस्टेड ऑफ हैंड्स विच शो हर फिजिकल लिमिटेशन। सो ये अपने हाथ की जगह अपने पैरों का यूज कर रही हैं जो हमारे को दिखाता है उनकी फिजिकल लिमिटेशन यानी उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज हाथ से निशाना लगाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। इवन ये यहाँ पर फीट से लगा रही हैं। सो इनकी हमारे को ये दिख रहा है कि ये फिजिकली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, डिस्पेक्ट हर डिसेबिलिटी शी फोकस्ड कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड। सो अपनी जो उनकी डिसेबिलिटी है, क्या डिसेबिलिटी है कि उनके पास हैंड्स नहीं है, सो उसको भूल कर भी अपने पैरों से उस गेम में फोकस्ड है, कॉन्फिडेंट है एंड उस चीज़ को लेकर
डिटरमिन्ड है। ओके, द बैकग्राउंड शोज द सिंबल ऑफ पैरा ओलंपिक्स इंडिकेट दैट शी इज स्पोर्ट्स पर्सन कम्पीटिंग एट अ हाई लेवल। सो ये जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ये पैरा ओलंपिक के लोगो हैं। सो ये इंडिकेट करता है कि ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है, compete कर रही हैं एट ए हाई लेवल। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन, डज दिस पर्सनैलिटी इंस्पायर यू, एक्सप्लेन हाउ। यानी कि ये जो पर्सनैलिटी आपने देखी कि उनके हाथ नहीं होने के बावजूद भी वो अपने फीट से एक हाई लेवल का कंपटीशन लड़ रही है। सो क्या ये पर्सनैलिटी आपको इंस्पायर करती है? अगर करती है तो कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, येस, दिस पर्सनैलिटी इंस्पायर मी अलॉट, कि ये पर्सनैलिटी जो है इनकी, इसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। शीतल देवी टीचर्स दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ वी हैव विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। सो ये हमारे को बताती हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन है उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को पाने को लेकर। इवन विदाउट हैंड्स शी बिकम अ सक्सेसफुल आर्चर। सो हैंड नहीं होने के बाद भी वो एक सक्सेसफुल आर्चर बन गई। ठीक है, ही करेज, हिज हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका जो करेज था, उनका हार्ड वर्क था, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था, मोटिवेटेड मी टू ओवरकम माई ओन डिफिकल्टीज एंड नेवर गिव अप इन लाइफ। सो जो उनका ये हार्ड वर्क था, करेज था, पॉजिटिव एटीट्यूड था, उसने मुझे मोटिवेट किया मेरे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को, और जो जिन चीज़ों को मैं गिव अप कर देती थी लाइफ में, सो अब मैं उन चीज़ों को ओवरकम कर सकती हूँ इनको देखने के बाद, कि इनको देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है, गिव अ कैप्शन फॉर दिस पिक्चर। यानी ये जो पिक्चर दे रखी है आपको इससे कैप्शन देना है। सो कैप्शन, डिटर्मिनेशन हैज़ नो लिमिट, यानी कि डिटर्मिनेशन जो होती है बंदे की उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती अगर हम उसको ओवरकम करना चाहें तो। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट वेयर देयर इज़ अ विल और देयर इज़ अ वे, जहाँ पर चाह है वहाँ राह है, आप ये भी लिख सकते हैं। सो ये दो कैप्शन यहाँ पे लिखे हैं, डिटर्मिनेशन हैज़ नो लिमिट्स एंड वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ओके, सो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे आपको ये एक टेबल दे रखा है, इसमें क्या करना है। So complete the table given below about para Olympics. Share your response with your classmates and teacher. So आपको ये टेबल दे रखा है अबाउट पैरा ओलंपिक्स के बारे में, आपको इसको कंप्लीट करना है। सो देखते हैं इसमें क्या है। वट आई नो एंड वट आई वॉन्ट टू नो, यानी कि जो चीज़ें आपको पता थी इधर वो लिखनी है, और जो आप जानना चाहते हैं पैरा ओलंपिक्स के बारे में आपको वो लिखना है। सो इधर हमने लिखा है कि हम पैरा ओलंपिक्स के बारे में क्या चीज़ें जानते थे और हम क्या और जानना चाहते हैं। ठीक है, सो द पैरा ओलंपिक इज़ एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी जो पैरा ओलंपिक है वो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट है फॉर एथलीट्स जिनके जो डिसेबल होते हैं किसी चीज़ को लेकर, यानी जिनके अंदर कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, और व्हाट आई वांट टू नो व्हेन एंड वेयर द पैरा ओलंपिक स्टार्ट। सो हम क्या जानना चाहती हूँ, मुझे क्या नहीं पता था कि पैरा ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एथलीट्स लाइक शीतल देवी पार्टिसिपेट एंड विन अवार्ड्स। सो जो एथलीट्स हैं इनकी तरह वो पार्टिसिपेट करते हैं और अवार्ड्स गेन करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी इन पैरा ओलंपिक्स, ये हमारे को जानना है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, इट इज़ हेल्ड आफ्टर द ओलंपिक गेम्स, हाउ आर द एथलीट्स सिलेक्टेड फॉर द पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, ये ओलंपिक गेम्स के बाद में हेल्ड होता है, यानी ऑर्गेनाइज किया जाता है, और हमारे को ये नहीं पता कि हाउ एथलीट्स सिलेक्टेड फॉर दी पैरा ओलंपिक्स। ओके, इट प्रमोट्स करेज, डिटर्मिनेशन एंड इक्वालिटी। ये जो पैरा ओलंपिक्स है वो प्रमोट करता है करेज को, डिटर्मिनेशन को एंड इक्वालिटी को। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या जानना चाहते हैं कि व्हाट ट्रेनिंग डू पैरा एथलीट्स अंडरगो, यानी किस ट्रेनिंग के थ्रू जो पैरा ओलंपिक्स हैं वो अंडरगो होते हैं, यानी कौन सी ट्रेनिंग के थ्रू वो गुजरते हैं इतने परफेक्ट बनने के लिए। ठीक है, सो ये था हमारा इस टेबल का कंप्लीट आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे आपकी स्टोरी कंटिन्यू की गई है, फिर यहाँ पे बीच में आपको एक इंटरव्यू दे रखा है। ठीक है, इंटरव्यूअर एंड डॉक्टर मलिक का, ये आपने रीड कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से दे रखे हैं हमारे को। चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं कि फिल इन द फैक्ट अबाउट गिवन टेबल बिलो। आपको ये फैक्ट टेबल दे रखा है, इसको आपको कंप्लीट करना है। बेस्ड ऑन इंटरव्यू विद डॉक्टर दीपा मलिक, डिस्कस योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ठीक है, सो जो दीपा मलिक का इंटरव्यू हुआ था वो है
इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट टेबल दे रखा है, सो हमारे को वो कंप्लीट करना है। देखते हैं फर्स्ट क्या लिखा है, डायग्नोस्ड विथ स्पाइनल ट्यूमर एट द एज ऑफ, सो उनको कौन सी एज में हुआ था ट्यूमर स्पाइनल का, 29 ईयर्स ओल्ड जब थी वो। सो ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप रिजल्ट्स ऑफ दिस सर्जरी, जो सर्जरी थी हुई उनकी, उसका रिजल्ट क्या है। सो शी वॉज पैरालाइज्ड फ्रॉम द वेस्ट डाउन एंड हैंड डाउन टू यूज़ अ व्हील चेयर। सो जो उनकी लोअर बॉडी है वेस्ट के यहाँ से वो पैरालाइज्ड हो गई थी। सो वो अपनी व्हील चेयर यूज़ करने पे मजबूर हो गई थी बिकॉज वो पैरालाइज्ड हो गई थी, ठीक है। थर्ड है नेम एज वन ऑफ द मोस्ट एंड इफेक्टिव पैरा एथलीट्स बाय, आपको नेम करने हैं 10 मोस्ट इफेक्टिव पैरा एथलीट्स बाय, सो कहाँ से, द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी से, ओके। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन था, फोर्थ है आपका फर्स्ट सक्सेसफुल पैरा ओलंपिक इवेंट कहाँ पर हुआ, कब हुआ। सो फर्स्ट सक्सेसफुल पैरा ओलंपिक इवेंट 2016 में हुआ था, 2016 में रियो पैरा ओलंपिक्स जिसको कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये टेबल आप अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे फिफ्थ वाला, लिस्ट ऑफ फर्स्ट इंडियन वुमेन to win a Paralympic medal. Okay, first Indian woman to participate in Paralympic in shot put. Okay, next है awards won, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन्होंने जीते थे, डॉक्टर दीपा मलिक ने। नेक्स्ट है 2 things सपोर्टेड बाय हर, उनको कौन सी 2 चीज़ें थी जिन्होंने सपोर्ट किया, एक तो उनकी फैमिली सपोर्ट, नेक्स्ट दूसरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड उनका करेज। ओके, सो ये था कंप्लीट हमारा टेबल। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। सो रीड 2 सेट्स ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, यहाँ पे आपको 2 सेट्स दे रखे हैं सेंटेंसेस के। ओके, इन द 2016 Rio Paralympic Games, I secured the silver medal in the shot put event. Okay, next I feel it was a moment of personal victory and the step forward in changing प्रिस्क्रिप्शन। सो आपको ये जो 2 सेट दे रखे हैं सेंटेंसेस के, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फैक्ट है, कौन सा ओपिनियन है और कौन सा कॉज या फिर इफेक्ट है। सो ये जो था 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स वाला, ये है आपका फैक्ट। नेक्स्ट जो दे रखा है, आई फील इट वॉज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्टोरी, सो ये होगा आपका ओपिनियन। ओके, सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा फैक्ट है, कौन सा किसी का पर्सनल ओपिनियन है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो दे रखा है, आई वॉज डायग्नोस्ड विद अ ट्यूमर इन माई स्पाइन, सो ये एक कॉज इफेक्ट है। और जो हमारा सेकंड वाला है, आई हैड अ सर्जरी एंड वॉज टोल्ड दैट आई वुड बी बाउंड टू अ व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, सो ये भी एक कॉज इफेक्ट है कि यानी कि ये आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो फर्स्ट वाला था स्पाइनल कोड वाला, सो ये उनका एक बीमारी थी, जो बीमारी उनको कारण बन गई इस चीज़ का कि उनको अब पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी होगी। ठीक है, द स्पाइनल कोड ट्यूमर लेड टू सर्जरी एंड रिजल्टेड इन बीइंग व्हील चेयर बाउंड। ठीक है, सो जो स्पाइनल कोड ट्यूमर था वो कोज था एक, ठीक है, जिसका इफेक्ट क्या हुआ, व्हील चेयर से वो बाउंडेड हो गई, यानी व्हील चेयर पर अब उनको अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो बितानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। वर्क इन पेयर टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज पेयर ऑफ सेंटेंस शोन। सो यहाँ पे आपको ये अगेन नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे फर्स्ट अगर आपका कॉज एंड इफेक्ट है सो आपको नंबर देना है 1, अगर है फैक्ट और ओपिनियन सो आपको नंबर देना है 2। ठीक है, देखते हैं आप, राइट 1 और 2 इन द गिवन बॉक्स। यहाँ पे जैसे आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया, डॉक्टर दीपा मलिक वॉज अ मेंबर ऑफ द वर्किंग ग्रुप फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ 20th 5-year प्लान 2012 से 2017 तक। सो नेक्स्ट देखते हैं, पैरा ओलंपिक शोकेस इनक्रेडिबल टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पैरा एथलीट्स, द गोल अप्रिसिएशन ऑफ डिसेबिलिटी शिफ्ट इंस्पायरिंग पैरा एथलीट्स टू परस्यू देयर ड्रीम्स। सो जो फर्स्ट वाला है ये है आपका फैक्ट ओपिनियन, सो यहाँ पे आएगा आपका 2 नंबर, एंड सेकेंड वाला है आपका कॉज एंड इफेक्ट और यहाँ पे आएगा नंबर 1। सो ये था इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखी है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में एक्सट्रैक्ट दे रखा है। अब इसके आंसर देखते हैं, एक्सट्रैक्ट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट के आंसर्स देखते हैं क्या है। गिव अ रीजन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्पीकर्स डिसीजन टू ट्रांसफॉर्म हर लाइफ कैन बी लिंक्ड टू द कंसेप्ट ऑफ अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बटरफ्लाई।
यानी कि जो स्पीकर है उनका डिसीजन इस तरीके से ट्रांसफर हुआ उनकी लाइफ में जैसे कि एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होता है बटरफ्लाई में। ओके, सो इसका आंसर देखते हैं। द स्पीकर्स डिसीजन इज लाइक अ कैटरपिलर टर्निंग इनटू बटरफ्लाई बिकॉज she chose to overcome her difficulties and transform her life into something successful and meaningful instead of giving up। so ऐसा इसलिए कहा गया बिकॉज जो स्पीकर थे उन्होंने ये चूज़ किया कि वो अपनी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको ओवरकम करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू समथिंग सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल। यानी जो उनकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ थी उनको उन्होंने सक्सेसफुल बनाया, सक्सेसफुलनेस में कन्वर्ट किया एंड मीनिंगफुलनेस में कन्वर्ट किया इंस्टेड ऑफ गिविंग अप। यानी कि उन्होंने उस चीज़ से लेकर गिव अप नहीं किया। ओके, नेक्स्ट है वाई could the speaker switch the para athletes quit comfortably। so यहाँ पे आपको जो दे रखा है सेकंड, इसमें बताना है कि जो स्पीकर है उसने कंफर्टेबली स्विच क्यों किया पैरा एथलीट्स में। सो शी कुड स्विच कंफर्टेबली बिकॉज शी लव्ड स्पोर्ट्स एंड हैड बीन अ स्विमर। सो उनको स्पोर्ट्स अच्छा लगता था पर वो स्विमर बनना चाहती थी। सो शी हैड इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस इन एथलीट्स। सो उनका इंटरेस्ट था और एक्सपीरियंस था एथलीट्स में। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। द स्पीकर कॉल्स 2016 Rio Paralympic Games as a breakthrough moment because she won a silver medal in the shot put event। सो जो स्पीकर है वो कहती है कि 2016 का जो रियो पैरा ओलंपिक गेम था वो एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट था बिकॉज उन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता था इन शॉट पुट इवेंट में, इसलिए उनका ये एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट था। ये था आपका थर्ड वाली क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दे रखा है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द फ्रेज इज हाइंडसाइट इंडिकेट्स द स्पीकर इज रिफ्लेक्टिव। सो इसका होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, द स्पीकर यूज द फ्रेज चेंजिंग प्रिस्क्रिप्शंस लिस्ट वन लाइकली प्रिस्क्रिप्शन द स्पीकर मस्ट हैव बीन चेंज। सो आपको यहाँ पे दिया गया वन लाइकली प्रिस्क्रिप्शन। सो वन प्रिस्क्रिप्शन दैट स्पीकर चेंज इज दैट पीपल विद डिसेबिलिटी कैन नॉट अचीव ग्रेट सक्सेस इन द सपोर्ट। सो स्पीकर था उन्होंने कहा था कि जो पीपल हैं विद ग्रेट एबिलिटी वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं ले सकते। सो ये प्रिस्क्रिप्शन था जिसको चेंज किया गया कि पीपल जो हैं वो अपनी लाइफ में जिनकी अगर डिसेबिलिटी है सो वो भी स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो स्पीकर की ये बात यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ हुई। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपको एक सेकेंड एक्सट्रैक्ट दे रखा है। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द वर्ड टू डिस्क्राइब द टोन ऑफ द स्पीकर। इसमें से आपको स्पीकर की टोन कौन सी है वो वाला वर्ड चूज करना है। सो स्पीकर की टोन है यहाँ पे अप्रिशिएटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि ऑप्शन ए एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट है एक आपको एनोलॉजी दे रखी है यहाँ पर। सो एबिलिटी, पोटेंशियल एंड प्री कन्वीनियंट नोशंस। सो यहाँ पर आपका आएगा स्टीरियोटाइप। ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ड स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट आगे देखते हैं थर्ड, ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। सो पैरा ओलंपिक इज अ प्लेटफॉर्म दैट not only showcase the remarkable ability of para athletes but also question stereotypes। यानी कि ये कह रहा है कि जो पैरा ओलंपिक है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ओनली शोकेस करता है रिमार्केबल एबिलिटीज ऑफ द पैरा एथलीट्स, यानी उनकी एक जो एबिलिटीज़ हैं वो शो करता है, बट ऑल्सो क्वेश्चन स्टीरियोटाइप्स, और स्टीरियोटाइप्स पे भी क्वेश्चन करता है। सो यस, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट है विच व्हाट डज हेल्प मी पुश बाउंड्रीज, टेल अस अबाउट द स्पीकर। तो जो स्पीकर ने कहा कि व्हाट डज हेल्प मी पुश बाउंड्रीज, उनको बाउंड्रीज को पुश करने में क्या हेल्प करता था, सो इसका मीनिंग बताना है। सो इट टेल अस दैट स्पीकर चैलेंज हर लिमिट्स, यानी कि जो स्पीकर थे उन्होंने अपनी जो लिमिट्स हैं उनको चैलेंज किया, उसको ओवरकम किया, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को, और अचीव किया बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, यानी जिस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं भी करते थे अपनी लाइफ में उन्होंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया। ओके, सो ये था कि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को किस तरीके से पुश किया अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, बजाय उस चीज़ को अपने ऊपर हैवी होने दिया। ठीक है, नेक्स्ट है विच फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द स्पीकर वॉज नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म हर लाइफ। सो आपको बताना है कि एक्सट्रैक्ट में ऐसा कौन सा फ्रेज है जो हमारे को बताता है कि स्पीकर वॉज नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म हम लाइफ, जो स्पीकर था वो अपनी लाइफ को इजीली ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। सो गिविंग मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, ये वर्ड दिखाता है कि जो स्पीकर है वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ओके, ये था आपका इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखे हैं कुछ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये देख लेते हैं।
एक्सप्लेन हाउ डॉक्टर मलिक्स अचीवमेंट चैलेंज सोशल प्रिस्क्रिप्शंस। आपको बताना है कि किस तरीके से जो डॉक्टर मलिक की अचीवमेंट्स थी वो चैलेंज करते हैं सोशल प्रिस्क्रिप्शंस को। सो दीपा मलिक प्रूव्स दैट डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ लिमिट, यानी कि जो दीपा मलिक है वो हमारे को ये प्रूव करती हैं कि जो डिसेबिलिटी है वो कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। Her achievements show that people with disability can succeed at the highest level and break stereotypes in society. So उनकी achievement, उनका dedication, उनका hard work हमारे को ये दिखाता है कि people with disability can already success in their life at highest level, यानी जिनके अंदर किसी भी तरीके की disability है सो वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं at high levels। और जो stereotypes बने हैं सोसाइटी में disabilities को लेकर या उन पर्सन को लेकर वो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट कैन बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इन्वॉल्विंग यूथ इन स्कूल एंड कॉलेज इन एडवोकेसी विद रिस्पेक्ट टू द डिसेबिलिटी। यानी कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट बताने हैं आपको, जो यूथ हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं अगर एडवोकेसी में। सो इन्वॉल्विंग यूथ विल क्रिएट अवेयरनेस। अगर यूथ्स को इन्वॉल्व किया जाएगा सो वो क्या करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में उसको कम करेंगे और बिल्ड करेंगे एक एक्सक्लूसिव सोसाइटी वेयर पीपल विद डिसेबिलिटी गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पेक्ट। और एक ऐसा इन्वायरमेंट सोसाइटी में क्रिएट करेंगे जहाँ पर जो डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड का सेकेंड का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। Rationalize the appropriateness of the title of the text with the reference to Dr. Deepa Malik attitude and achievement। so यहाँ पे जो आपको टाइटल दे रखा है उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है। सो द टाइटल द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज is appropriate because Dr. Malik's life show that with determination, courage and hard work there is no limits to success even with challenges। so ये जो टाइटल था हमारा, यानी कि चैप्टर का नेम है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़, ये एक अप्रोप्रिएट टाइटल है बिकॉज जो डॉक्टर मलिक हैं वो हमारे को ये शो करती हैं कि विद डिटर्मिनेशन, करेज एंड हार्ड वर्क यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए, इवन विद चैलेंजेस। अगर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं उसके बाद भी अगर आप डिटर्मिनेशन से, करेज से और अपने हार्ड वर्क से काम करेंगे सो आप ज़रूर अपनी लाइफ में सक्सेस को गेन करेंगे, इवन अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं तब भी। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी टाइटल से रिलेटेड आपसे पूछे कि ऐसा टाइटल अप्रोप्रिएट है चैप्टर के लिए या फिर इन कॉन्टेक्स्ट विद डॉक्टर दीपा मलिक। सो आप ये आंसर लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ। यानी कि जो सेटबैक होता है वो एक अपॉर्चुनिटी होता है अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने का। हाउ माइट दिस be a life lesson for every individual and not just sports person। so ये हर एक पर्सन के लिए एक लाइफ लेसन है, सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं। सो आपको ये लिखना है इसके कंटेक्स्ट में आंसर। सो लाइफ लेसन बेसिकली इसमें आपको लिखना है। सो दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट डिफिकल्टीज मेक अस स्ट्रॉन्गर एंड गिव अस चांस टू प्रूव आवरसेल्फ। सो ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट ये प्रूव करती है कि जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं हमारी लाइफ में वो हमारे को और स्ट्रॉन्ग बना देती हैं और हमारे को अपने आप को किस तरीके से सोसाइटी के आगे और अच्छे से प्रूव करना है उस चीज़ में भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। इट अप्लाइज टू एवरीवन इन लाइफ, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। और ये हर एक पर्सन के लिए लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ऐसा हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं Question 5th, 6th and 7th. Examine how Dr. Deepa Malik's recognition as one of the 10 most inspirational para-athletes globally contribute to their large discourse on gender equality in sports। यानी कि हमारे को ये बताना है कि जो डॉक्टर दीपा मलिक थी उन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया जेंडर इक्वालिटीज़ को स्पोर्ट्स में। ठीक है, सो डॉक्टर दीपा मलिक रिकॉग्नाइजेशन शोज दैट वुमेन इवन विद डिसेबिलिटी कैन अचीव ग्लोबल सक्सेस। सो दीपा मलिक हमारे को ये बताती हैं कि वुमेन जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है वो भी एक अच्छी सक्सेस लाइफ में अचीव कर सकती हैं, ग्लोबल सक्सेस। ठीक है, इट चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन स्पोर्ट्स। सो ये जो चैलेंज है ये जेंडर स्टीरियोटाइप
स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करता है और प्रमोट करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन स्पोर्ट्स, और वुमेन्स के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है स्पोर्ट्स में प्रमोट करता है। यानी ऐसा माना जाता था कि वुमेन जो है डिसेबिलिटीज़ के साथ वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, पर डॉक्टर दीपा मलिक ने जो ये जेंडर स्टीरियोटाइप थी इसको ब्रेक किया और वुमेन्स के लिए भी उन्होंने प्रमोट की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन स्पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ माइट डॉक्टर दीपा मलिक्स थॉट एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी सर्व एज अ गाइड फॉर सक्सेस फॉर ऑल फ्यूचर पैरा एथलीट्स। यानी कि एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी एज अ गाइडलाइन डॉक्टर दीपा मलिक ने प्रमोट किया। सो इसके कंटेक्स्ट में आपको आंसर लिखना है। सो दिस थॉट टीचर्स फ्यूचर पैरा एथलीट्स टू फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ लिमिटेशंस। सो ये जो गाइडलाइन है ये हमारे को ये बताती है कि जो फ्यूचर पैरा एथलीट्स हैं उनको फोकस करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ्स पे इंस्टेड ऑफ देयर लिमिटेशंस। यानी उनको अपनी कमियों पर काम ना करके अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। वर्क हार्ड एंड बिलीव दैट सक्सेस डिपेंड्स ऑन एबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन नॉट डिसेबिलिटी। और उनको ऐसा मानना चाहिए कि अगर वो वर्क हार्ड करेंगे, अपने ऊपर बिलीव करेंगे, अपने सक्सेस के ऊपर, ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, सो वो जो है डिसेबिलिटी के साथ भी एक ग्लोबल सक्सेस पा सकते हैं। देखिए लिखे ना, वर्क हार्ड एंड बिलीव दैट सक्सेस डिपेंड्स ऑन एबिलिटी। यानी कि वर्क हार्ड करें और ऐसा बिलीव करें जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है आपकी एबिलिटीज़ पे, नॉट ऑन डिसेबिलिटीज़। ठीक है, सो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। What have you learned from the interview and how can you implement these learning in your life? ओके, सो आपसे पूछा है कि आपने जो इंटरव्यू ऊपर पढ़ा उससे आपने क्या समझा या क्या सीखा जो डॉक्टर दीपा मलिक का इंटरव्यू था, एंड हाउ यू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स फॉर योर लाइफ। और जो चीज़ें उनमें इंटरव्यू में उन्होंने बताई उस चीज़ों को आप अपनी लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बेसिकली आपको लिखना है कि आपने इंटरव्यू से क्या सीखा। सो लर्निंग फ्रॉम द इंटरव्यू आई हैव लर्न दैट डिटर्मिनेशन, करेज एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट कैन ओवरकम एनी डिफ़िकल्टी। सो मैंने ये पढ़ा या ये सीखा कि डिटर्मिनेशन से, करेज से और पॉजिटिव माइंडसेट से हम किसी भी डिफ़िकल्टी को ओवरकम कर सकते हैं। आई कैन अप्लाई दिस इन माई लाइफ बाई स्टेइंग कॉन्फिडेंट, वर्किंग हार्ड एंड नेवर गिव अप ड्यूरिंग चैलेंजेस। सो मैं इसको किस तरीके से अप्लाई करूँगी, लाइक मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी लाइफ में, हार्ड वर्क करूँगी और कभी भी गिव अप नहीं करूँगी ड्यूरिंग चैलेंजेस की ये चीज़ मेरे से नहीं हो रही, मैं उसको करूँगी। ठीक है, सो ये था लर्निंग फ्रॉम द इंटरव्यू। सो बेसिकली अभी तक जितने भी हमने ये 7 क्वेश्चंस करे, आपने इसमें ये नोट किया होगा कि लाइक सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं सिमिलर से ही हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की गई है कि उसमें दीपा मलिक से पूछा, फिर कुछ चीज़ जो है आपके कंटेक्स्ट में पूछी गई, तो वो सेम चीज़ें ही हैं। लाइक उन्होंने क्या बताया कि डिटर्मिनेशन, करेज, पॉजिटिव माइंडसेट से हम किसी भी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अब अगेन आपसे फिर पूछ लिया कि आपने इंटरव्यू से क्या लर्निंग की, सो आप भी वही बातें लिख देंगे। सो अगर ये जो क्वेश्चंस हैं ना, इनके आंसर्स आपने इजीली समझ लिए तो आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली एग्जाम में बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें आपको चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है वो समझने की ज़रूरत है। फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो लॉन्ग हो शॉर्ट हो, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे वोकैबुलरी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये देख लेते हैं। Work in pairs, match the given phrase in column 1 with their meaning in column 2. Use the phrases sentence of the given. ओके, सो कॉलम 1 इन कॉलम 2 ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और यहाँ पर इनके मीनिंग्स दे रखे हैं, इनके साथ इनको आपको मैच करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट वाले का ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको मैच करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोटबुक में करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगेन यहाँ पर आपको ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अरेंज दैम ऑन द वर्ड क्लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेस फ्रॉम द स्लोएस्ट टू द फास्टेस्ट, सम एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। सो आपको ये फ्लो चार्ट दे रखा है, यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं, ये रहे। अब इन वर्ड्स की मैंने यहाँ पे मीनिंग आपको दिए हैं। क्रीप का मतलब बहुत धीरे, क्रोल का मतलब रेंगना, प्लोन यानी भारी कदमों से धीरे चलना, सॉन्टर यानी आराम से टहलना,
स्ट्रॉल यानी हल्का फुल्का टहलना, वॉक यानी सामान्य चलना, एम्बल धीरे धीरे आराम से चलना, जॉग यानी हल्का दौड़ना, रन दौड़ना, डार्ट का अचानक तेज भागना, और स्प्रिंट का मतलब होगा पूरी स्पीड से दौड़ना यानी सबसे तेज। ठीक है, ये तो हो गए इनके मीनिंग। अब ये फ्लो चार्ट का आंसर जो था ये रहा, ये है करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, ये आप कर सकते हैं अपने नोटबुक में, स्लो टू फास्टेस्ट। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है ये देखते हैं। अगेन आपको ये मैचिंग दे रखी है, एक सेकेंड। मैच द हाईलाइटेड वर्ब इन कॉलम, सो यहाँ पे आपको वर्ब्स दे रखी है कॉलम 1 विद देयर फंक्शंस इन कॉलम 2। ओके, सो कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा फंक्शंस दैट यू डू नॉट नीड, सो यहाँ पे कुछ 2 एक्स्ट्रा फंक्शंस दे रखे हैं जिसकी आपको नीड नहीं है, जस्ट फॉर कंफ्यूजन के लिए दे रखा है आपको। सो इसका आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट का होगा 5th, सेकेंड का 6th, थर्ड का 4th, फोर्थ का होगा 3rd। ये है इसका आंसर, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैचिंग है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ओके, ये आंसर आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे को। रीड द टेबल विच शोज आर फंक्शंस ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरीज। सो सेंटेंस यूजिंग मॉडल वर्ब्स विद फंक्शंस दे रखे हैं आपको। अगेन यहाँ पे मैचिंग करनी है कि जो कोड है मॉडल वर्ब उसका फंक्शन क्या है। सो जो कोड है वो एक पॉसिबिलिटी बताई गई है, इट कैन बी रेन टुडे। ये सेंटेंस शो करता है कि हाँ कि रेन होगी या नहीं होगी। कोड मतलब पॉसिबिलिटी है होने की, बिल्कुल ये नहीं बताया गया कि होगी, सिर्फ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कुड नॉट यानी कि रिक्वेस्ट, कुड यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क। ओके, नेक्स्ट है शुड, ये भी एक आप शुड एडवाइस के लिए यूज होता है। सो यू शुड ईट हेल्दी फूड, किसी को एडवाइस देना। फोर्थ है वुड यानी कि पास्ट हैबिट, व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी नाइट, यानी कि पास्ट हैबिट बीते हुए कल में हम जो करते थे वो चीज़ बताने के लिए यहाँ पे वुड का यूज़ किया गया है। सो इस तरीके से ये था हमारा 4th वाले का आंसर, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और सेंटेंस बनाने थे, सेंटेंसेस भी हमने यहाँ पे बना लिए हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दे रखा है हमारे को। यहाँ पे आपको रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इंटरव्यूअर और डॉक्टर दीपा मलिक का और जो इंटरव्यूअर था वहाँ से यहाँ पे हमारे को 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब हमारे को बताना है द सेंटेंस गिवन अबव आर इन डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। सो द सेंटेंस गिवन अबव आर इन डायरेक्ट स्पीच, इसका आंसर होगा डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट है सो द सेंटेंस गिवन अबव आर डैश सेंटेंस, जो ऊपर सेंटेंसेस दे रखे हैं वो डिक्लेरेटिव हैं, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर इम्पेरेटिव है। तो जो सेंटेंस ऊपर दिए गए हैं वो हमारे को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ओके, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इम्पेरेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, डिक्लेरेटिव है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चंस में। अगेन यहाँ पे आपको दे रखे हैं कॉलम 1, 2 एंड 3, इसकी इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। नाउ वर्क इन पेयर, ऑब्जर्व द चेंजेस फ्रॉम कॉलम 1 to column 2, note these changes in column 3, one example has been done for you। so ये आपको column 1, 2 and 3 दे रखे हैं। so column 1 और 2 में जो changes आएंगे वो आपको column 3 में लिखने हैं। एक एग्जाम्पल आपके लिए करा गया है यहाँ पर, फर्स्ट वाला, हम इसके आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। सो सेकंड रो वाला ये जो है डॉक्टर मलिक आई लव स्पोर्ट्स वाला, इसके आंसर ये रहे। फर्स्ट में आएगा सेड की जगह एडिड, सेकंड दैट एडिड, ठीक है, ये होगा आपका लिंकिंग वर्ड। थर्ड का आई शी दे रखा है यानी आई की जगह आएगा शी। फोर्थ में आएगा लव का लव्ड, और फिफ्थ में हैड बीन, हाँ हैड बीन। ठीक है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज सेम सेंटेंस है। और सिक्स्थ का आपको दे रखा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड रो का आंसर क्या होगा। सो थर्ड रो का ये रहा, सेड एडिड होगा, दैट ऐड होगा, यू का योर का होगा हर, और इज का होगा वॉज। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ रो का देख लेते हैं आंसर इसका। यहाँ पे आई का होगा शी और बिलीव का होगा बिलीव्स। सो ये था इसका टेबल का कंप्लीट आंसर। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। ठीक है, यहाँ पे हमारा टेबल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, दे रखा है आपको रीड द कन्वर्जेशन। सो ये आपको कन्वर्जेशन दे रखी है एक, ठीक है, सिया के बीच में और तरुण के बीच में, आपको ये रीड करनी है। उसके बाद यहाँ से आपको इसको फिल करना है। सो सिया सैड दैट शी, यहाँ पे ये शी हैड वॉच अ डॉक्यूमेंट्री एट द पैरा एंथुसियास्टिक इवेंट ऑन द टेलीविजन दैट प्रीवियस नाइट। सो यहाँ पर आएगा ये फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड में आएगा सिया एडिड दैट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। नेक्स्ट थर्ड में आएगा सिया रिप्लाइड दैट दे ऑल्सो हैड टू फाइंड एंड डेवलप देयर ओन स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन विद देयर हॉर्स। ठीक है, थर्ड में ये आएगा। फोर्थ में आएगा
तरुण सेड दैट के बाद ही वुड वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री दैट नेक्स्ट वीकेंड। सो ये था इन चारों का आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है लिसन एंड रिस्पॉन्ड, ये देखते हैं। You will listen to an announcement of the special assembly in school. As you listen, fill in the blanks. So आपने एक स्पेशल असेंबली स्कूल में होनी है, उसकी अनाउंसमेंट सुनी है, सो उससे रिलेटेड आपको ये फिलअप्स दे रखे हैं और इनको फिल करना है। द वेन्यू फॉर द स्पेशल असेंबली इज द स्कूल ऑडिटोरियम। सो स्कूल में जो स्पेशल असेंबली होनी है उसका वेन्यू क्या है? स्कूल ऑडिटोरियम। अ प्रेजेंटेशन ऑन इंक्लूसिव विल बी मेड बाय द गेस्ट स्पीकर, ठीक है। थर्ड है द डांस परफॉर्मेंस विल फोकस ऑन द थीम्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। सो जो स्कूल में परफॉर्मेंस होनी है उसकी मेन थीम क्या है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डैश अ डैश विल बी कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट हु सपोर्ट इंक्लूजन। सो अ वर्कशॉप विल बी कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट हु सपोर्ट इंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट है द सेलिब्रेशन विल एंड विद अ ग्रुप एक्टिविटी टू इनकरेज टीम वर्क। जो सेलिब्रेशन है वो एंड होगा विद ग्रुप एक्टिविटी, टीम वर्क को इंकरेज करने के लिए। सो इसमें फर्स्ट में स्कूल ऑडिटोरियम, गेस्ट स्पीकर, सेकंड में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, थर्ड में, फोर्थ में आएगा अ वर्कशॉप एंड फिफ्थ में आएगा आपका ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। ये था इसका आंसर्स, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये दे रखी है एक स्पीकिंग एक्टिविटी, ठीक है। सो ये स्पीकिंग एक्टिविटी में क्या है, आपको इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इनफॉर्मल इंटरव्यू लिया जाता है और किस तरीके से फॉर्मल इंटरव्यू लिया जाता है। सो मैं आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं और ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, बट फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। सो जो इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है ना वो इस तरीके से स्टार्ट होता है, हाय हेलो, ठीक है। और जो फॉर्मल इंटरव्यू होता है वो प्रॉपर, यानी कि जो टाइम चल रहा हो, यानी जैसे गुड मॉर्निंग हो रही है सो गुड मॉर्निंग, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें ये देख सकते हैं आप, हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। हेलो, आई एम सो ग्लैड दैट यू एग्री टू मीट मी फॉर द इंटरव्यू। सो ये इनफॉर्मल की स्टार्टिंग इस तरीके से है। इनफॉर्मल की गुड मॉर्निंग, इट्स माई प्रिविलेज टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस इंट्रैक्शन विथ यू। सो आप देख सकते हैं कि दोनों के सेंटेंसेस जो हैं कितने अलग अलग हैं और बात सेम ही कही गई है। ये थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर के और ये थोड़े से एकदम प्रोफेशनल लग रहे हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड योर लव स्पोर्ट्स। कुड यू टेल मी हाउ योर जर्नी इन स्पोर्ट्स बिगेन, ठीक है। ये देख सकते हैं पढ़ने में ही कितने प्रोफेशनल लग रहे हैं और ये पढ़ने में कितने फ्रेंडली लग रहे हैं। डिड यू फेस एनी चैलेंजेस, हाउ डिड यू डील विद देम, कुड यू शेयर समथिंग अबाउट द चैलेंजेस यू फेड एंड हाउ यू ओवरकम इट, ठीक है। व्हाट आर सम इम्प्रेसिव अचीवमेंट यू हैव और हाउ डू यू फील अबाउट देम। यू हैव रिसीव मैनी एक्नॉलेजमेंट्स व्हिच व्हाट डज टू द एक्नॉलेजमेंट्स मीन डू यू, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वुड यू लाइक टू से टू योर peers और juniors who are interested in sports, what advice do you have for aspiring athletes। so ये था हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल इंटरव्यूज़ के कुछ सेंटेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे अब आंसर में मैंने आपको एक स्पोर्ट्स कैप्टन का दे दिया है इनफॉर्मल इंटरव्यू, आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे आपको दे दिया गया है फॉर्मल इंटरव्यू जो कि है स्पोर्ट्स कोच का, ओके। उन्हीं क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर्स लिखे हैं, ये क्वेश्चंस पूछे थे और यहाँ पर मैंने उनको आंसर्स के साथ आपको दे दिया गया है, ठीक है। सो आप इनको एक बार रीड कर सकते हैं, देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट आगे दे रखा है आप पे आपको एक राइटिंग टास्क, ठीक है। सो रीड द डिटेल्स अबाउट अ नोटिस इन द गिवन टेबल। सो यहाँ पे आपको बताया गया है नोटिस राइटिंग के बारे में। सो व्हाट इज ए नोटिस? अ नोटिस इज जनरली रिटन टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। सो ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन और बताया है आपको कि नोटिस क्या है। सो नोटिस एक जनरली रिटन मैसेज होता है जो कन्वे करता है कोई इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को और एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है। अ नोटिस टेल अस अबाउट एन इवेंट, सेलिब्रेशन, कंपटीशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और लॉस्ट फाउंड आर्टिकल्स। जो नोटिस होता है वो हम आपको किसी इवेंट के बारे में, किसी सेलिब्रेशन के बारे में, किसी कंपटीशन के बारे में या फिर किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, लाइक कोई खो गया है या किसी को ढूंढना है उससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे अब आपको फॉर्मेट दे रखा है नोटिस का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना होता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो कंडक्ट करवाया जा रहा है या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये नोटिस भेजा गया है, लाइक स्कूल भी हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखने के बाद आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में नोटिस, इस तरीके से, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पर लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड की ओर डेट। डेट का भी इस तरीके से फॉर्मेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखनी है हेडिंग, यानी क्या टॉपिक है, किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है वो। उसके बाद आपको उसकी डिटेल लिखनी है, लाइक टाइमिंग, वेन्यू कहाँ पर है, वो सब। उसके बाद आपको सिग्नेचर करने हैं, नेम लिखना है और डेजिग्नेशन, यानी कि किसने वो नोटिस जो है लिखा है। सो अब हमारे को यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन भी दे रखा है, ये देख लेते हैं। द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल एथलीट मीट। सो जो स्पोर्ट्स क्लब है हमारे स्कूल का, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक इंटर स्कूल एथलीट मीट, ठीक है। एज द स्पोर्ट कैप्टन, आप स्पोर्ट्स कैप्टन हो, ड्राफ्ट करो नोटिस नोट इन मोर देन 50 वर्ड्स। तो जो नोटिस होता है वो 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होता, बस 50 वर्ड्स का होता है, बिकॉज इसमें हमारे को छोटी छोटी चीज़ें टू द पॉइंट करके लिखनी होती हैं, पैराग्राफ्स नहीं लिखने होते, ठीक है। आस्किंग इंटरेस्टेड स्टूडेंट टू रजिस्टर themselves फॉर सिलेक्शन इन डिफरेंट इवेंट्स। Add all necessary details. Do not forget to design your notice within a box. और एक बात आपको याद रखनी है कि जो आपका नोटिस होता है वो हमेशा बॉक्स के अंदर बनाया जाता है। इस तरीके से नोटिस लिखने के बाद उसको पेंसिल से एक बॉक्स के अंदर कर दिया जाता है, यानी एक बॉक्स बना दिया जाता है। ओके, अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आपके फॉर्मेट में 2 नंबर बॉक्स ना बनाने के ही कट हो जाएंगे। सो अब ये जो क्वेश्चन था नोटिस का, इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको स्कूल का नाम दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज आप ABC स्कूल लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट आपको सेंटर में लिखना होता है, ठीक है। ये आप सेंटर में लिखेंगे ABC स्कूल। उसके बाद इस तरीके से कैपिटल लेटर में नोटिस, और डेट आपकी यहीं पे रहेगी लेफ्ट हैंड साइड में। डेट इस तरीके से ही लिखेंगे 10 अप्रैल 2026, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे 10/4/2006, ये फॉर्मेट होता है डेट लिखने का भी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आएगा नेम, इंटर स्कूल एथलेटिक्स मीट, यानी कि जो टाइटल है वो। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द अपकमिंग एथलेट मीट, यानी कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने में जो एथलेट मीट है अपकमिंग, मस्ट रजिस्टर विद द स्पोर्ट्स कैप्टन, जो स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन है उसके पास जाकर रजिस्टर करा दें बाय 15 अप्रैल, यानी 15 अप्रैल से पहले। वेरियस इवेंट्स आर अवेलेबल, और बहुत सारे इवेंट्स अवेलेबल है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो आप स्पोर्ट कैप्टन के पास जाइए, वो आपको बताएगा उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। एंड में आपको नाम लिखना है या फिर साइन करने हैं और अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है, यानी कि स्पोर्ट्स कैप्टन। सो ये होता है हमारा नोटिस राइटिंग। काफ़ी इजी है, शॉर्ट होता है। आप 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और बॉक्स बनाना ना भूलिए, पेंसिल से बनाइएगा बॉक्स, ठीक है, आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है डिड यू नो। सो यहाँ पर आपको एक प्रेजेंटेशन दे रखी है पैरा ओलंपिक्स के बारे में, और फिर आपको बोला है कि वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, चूज एनी वन ऑफ द टॉपिक गिवन बिलो एंड मेक अ प्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे आपको ये 2 टॉपिक दे रखे हैं, इसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला गया है। सो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी भी टॉपिक की, सो सबसे पहले उसकी एक इंट्रो की स्लाइड बनती है, यानी इंट्रो का पैराग्राफ बनता है, जिसमें आप टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसकी मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट उसकी ओरिजिन एंड हिस्ट्री, यानी वो कब स्टार्ट हुआ और वो फर्स्ट ऑफिशियल पैरा ओलंपिक कब हुआ, वो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये जो पूरा ऊपर दे रखा है ये पैरा ओलंपिक्स के बारे में ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना होता है लीजर नोन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता है उससे रिलेटेड आपको वो लिखना होता है। उसके बाद आपको इंडियन पैरा ओलंपिक्स के बारे में लिखना है, अचीवमेंट्स के बारे में, और एट द एंड आपको कंक्लूजन, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सक्लूसिविटी एंड डिटर्मिनेशन के बारे में करते हुए आपको कंक्लूड कर देना है। इस तरीके से आपको अपनी प्रेजेंटेशन करनी होती है, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी टॉपिक की प्रेजेंटेशन करनी हो सो आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले इंट्रो, फिर उसका ओरिजिन एंड हिस्ट्री, नेक्स्ट आपका लीजर नोन स्पोर्ट्स के बारे में, देन इंडियन पैरा ओलंपियंस के बारे में, और एंड में आपको उसको कंक्लूड कर देना है, ठीक है। सो यही था इस क्वेश्चन में, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना था, इतना ही सब था। जो मेन क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए और समझा भी दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी।
अगर आज वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इससे पहले कि जो 4 चैप्टर है हमारे, वो सभी उनकी वीडियो डली हुई है हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी, क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में भी बताएं कि आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए हैं कि नहीं आए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर नाउ।